ये डिफरेंट सेल्स हैं। अब ये सेल्स इसको बनाते हैं राउंड, ऐसे जैसे आपने सेल्स इर्द गिर्द इसके लिपटे हुए, ये एक सेल है। अब आप कह सकते हैं कि ये एक सेल की बनी हुई है। एक सेल से मुराद वन सेल थिक है, सेल्स ने ऐसे अपने आप को रोल करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं वन सेल थिक। ये वन सेल थिक होती है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है। मतलब आप ये समझ लें कि डिफरेंट सेल्स ने मिलकर एक ट्यूब बनाई होती है। अच्छा, अब उसकी थिकनेस कितनी होगी? उसकी थिकनेस एक सेल। बोर कितना बड़ा होगा? वो इतना बड़ा होगा। हम इसको यूं, इसका मतलब यूं होता है। और सर जी, जो आज हमने पढ़ा इसमें से हिस्टामिन और हेपेरिन प्रोटीन का फंक्शन बता दें। जो हेपरिन होता है वो नॉन क्लोटिंग प्रोटीन होती है। हेपरिन नॉन क्लॉटिंग प्रोटीन, यानी ये ब्लड को हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्लॉट नहीं होने देता, ये भी आप लिख लें। और जो हिस्टामिन होती है, इट इज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन। इट इज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है जैसे को फॉरेनर पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाता है, फॉरेन से इन्फ्लेमेशन कॉज करती है कि इम्यून सिस्टम को पता चल जाए कि भाई अब कोई फॉरेनर जो है वो हमारी बॉडी में इन्वेड हो चुका है। तो हिस्टामिन ब्लड क्लॉटिंग नॉन क्लॉटिंग प्रोटीन है, सॉरी हिस्टामिन कह रहा हूँ, हेपरिन। हेपरिन इज नॉन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। और जो मैंने आपको भी बताया हिस्टामिन का, इट इज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन। चलें जी, ये दो तीन ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ब्लड रिलेटेड टर्म्स हैं कुछ जो आपके टॉपिक में है। मैं उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कल आपने डिस्कस किया था इसको। एक है टर्म थ्रोम्बोसिस। व्हाट इज मेंट बाय थ्रोम्बोसिस? जरा देखिएगा। थ्रोम्बस इज a solid mass or clot of blood in blood vessels। ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनता है जो क्या करता है, that blocks it completely, या क्या करेगा, पार्शली, या वो उसको पार्शली या वो उसको कंप्लीटली बंद कर देता है। इसके कॉजेस कौन से होते हैं? मैंने जैसे आपको कल बेटा आपने पूछा भी, इसके कॉजेस होते हैं कि इट इज इरिटेशन ऑफ इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल जो मैंने आपको कल बताया भी था यहाँ पे डायग्राम बना के, कि ब्लड वेसल ऐसे इरोड हो जाती है। जब ब्लड वेसल इरोड हो जाती है तो फिर हमें वहां से आस्ता आस्ता, एक मिनट थोड़ी सी लाइट को तेज कर लूं। ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो आस्ता आस्ता इरोड होती है, और इरोड होके वो सॉलिड मैस बन जाती है जो कि पार्शली या कंप्लीटली उसको ब्लॉक कर देती है। अच्छा, इसमें नेमोनिया, एम्फिसिमा, ये डिजीजेस भी होती हैं। ये डिजीजेस, और एक और चीज, प्रोलॉन्ग्ड लो ब्लड प्रेशर, मतलब बहुत अरसे तक अगर ब्लड प्रेशर भी लो रहे बंदे का और फिर उसके बाद वो हाई होना शुरू हो जाए, तो फिर बेटा क्या होता है, जो इंटरनल लाइनिंग होती है, जैसे ये ब्लड वेसल है एक, इसमें जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो ऐसे थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी उखड़ जाती है। जब ये थोड़ी सी उखड़ जाएगी तो बेटा ये पार्शली या आहिस्ता आहिस्ता करके ये ब्लड इसमें से गुजरता जाएगा, अल्टीमेटली
ये ब्लॉक होती जाएगी और फिर ये आस्ता आस्ता परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी, दैट विल कॉज ब्रेन हेमरेज और दैट विल कॉज द हार्ट अटैक। हम इसको कहते हैं कि ये थ्रोम्बस की डिजीज, इसके कॉजेस इरिटेशन हो सकती है, निमोनिया, एम्फेसीमा या प्रोलॉन्ग्ड ब्लड प्रेशर की कंडीशन हो सकती है। अच्छा, उसके बाद इसके इफेक्ट क्या होंगे? इफेक्ट्स में सबसे पहले बेटा मैंने जैसे आपसे अर्ज की कि इफेक्ट्स में या तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको हम उर्फे में हार्ट अटैक कहते हैं, या इसमें सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन, जिसको हम स्ट्रोक का नाम देते हैं, चैप्टर नंबर 14 ये हम वो पढ़ रहे हैं, या इसमें ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी, इसमें ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी हो जाएगी। ये बेटा आपके सामने थ्रोम्बस है। थ्रोम्बस इज अ सॉलिड mass, clot of blood in the blood vessels that completely or partially block the blood vessels. मैंने बेटा लिखा, it is due to the irritation of internal lining of the blood vessels due to pneumonia, emphysema, prolonged low blood pressure conditions या prolonged inactive conditions। एक बंदा 6 माह के लिए बिस्तर पे लेटा हुआ है तो उसके अंदर भी ये कंडीशन हो सकती है। जो इफेक्ट होते हैं इसके वो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है, सेरिब्रल इन्फ्रेक्शन है, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज हैं। ये बेटा डिजीज है जिसको हम कहते हैं कि ये थ्रोम्बस है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे की तरफ चलें। अच्छा जी, फौरन आगे बढ़ते हैं। एक और डिजीज है जिसको कल हमने भी डिस्कस किया, दैट इज एम्बोलिज्म। ये कुछ रिलेटेड टर्म है, जरा देखिएगा बेटा एम्बोलिज्म क्या है। When thrombus is dislodged and deposited on some other place moving through circulatory system। जब सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए जो थ्रोम्बस होता है वो मूव करता है, वो किसी और जगह पे जाके डिपॉजिट हुए। कल भी अपनी बात हुई थी, थ्रोम्बस वो होता है जो जहीं पे बने वहां पे डिपॉजिट हो जाए। एम्बोलिज्म ये होता है कि ये बनता कहीं और पे है और ये डिपॉजिट कहीं और पे होता है, दैट इज कॉल्ड एम्बोलिज्म। फंक्शन बेटा इसके भी बिल्कुल वही है, लेकिन इसके कॉजेज क्या हैं जरा देखिएगा। इट्स कॉजेज इज हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर का हाई रहना, और एथेरोस्क्लेरोसिस जो कल हमने डिस्कस किया, और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल इसके कॉजेस में शामिल हैं। और इसमें भी बिल्कुल वही बेटा 3 तरह की डिजीजेस सामने आ सकती हैं। एक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसमें सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन, और इसमें ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी। ये तीनों जो इफेक्ट हैं वो वही हैं जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एम्बोलिज्म इज अ प्रोसेस जिसमें जो थ्रोम्बस होता है वो डिसलॉज होता है एंड डिपॉजिट ऑन सम अदर प्लेसेस मूविंग थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी जो कॉजेज हैं वो हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, myocardial infection, cerebral infection, and blockage of artery is the main effect या symptoms of this embolism।
स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बेटा इसको रेज करके हम अगले की तरफ बढ़ें। इसमें हमने एक डिजीज बेटा पढ़ी है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, जिसको हम हार्ट अटैक का नाम देते हैं। इट इज नेक्रोसिस और डैमेज ऑफ हार्ट टिश्यूज, किस वजह से? ड्यू टू डैमेजिंग ऑफ कोरोनरी into coronary arteries। कोरोनरी आर्टरीज के डैमेजिंग की वजह से अगर हार्ट के टिश्यू डैमेज हो जाएं, हम इसको कहते हैं कि ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। इसके मेन कॉजेज क्या हैं? मेन कॉजेज में बेटा थ्रोम्बस, एम्बोलस, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना ब्लड के अंदर, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और स्मोकिंग। ये मेन काजिंग है बेटा जो इसके मायोकार्डियल इन्फेक्शन के होते हैं। इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं? पेन इन अपर आर्म, लेफ्ट आर्म में पेन होती है, अपर आर्म में पेन अप टू जॉज, जो जबड़े होते हैं वहां तक ये पेन फील होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, मतलब छोटे छोटे से सांस आना शुरू हो जाते हैं। और हार्ट जो बीट होती है वो एरिथमियास हो जाती है, एरिथमिक हो जाती है। मैं फिर बेटा इसको रिपीट करता हूँ। मायोकार्डियल इन्फेक्शन is a necrosis or damage of heart tissues due to damaging of coronary arteries। कॉजेज इसमें क्या हैं? उन आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन या स्मोकिंग की वजह से ये कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। इनमें पेन इन द अपर आर्म, पेन इन द जॉ, पेन इन द चेस्ट कैविटी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हार्ट बीट जो होती है वो एरिथमियास का मतलब होता है कि उसमें रिदम नहीं रहता, उसका रिदम टूट जाता है, कभी वो तेज हो जाती है, कभी वो स्लो हो जाती है। तो ये बेटा एक सिम्टम्स हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। आप इसको नोट कर लें, मैं इसको बेटा रेज करने लगा। सर थ्रोम्बस के रीजन एम्फीसीमा और निमोनिया कैसे हो सकते हैं? समझ नहीं बेटा। सर थ्रोम्बस के कॉज जो है वो एम्फीसीमा और निमोनिया कैसे होते हैं? बेटा जब ये निमोनिया की बात करें तो वो हमेशा एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और जो बैक्टीरिया होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही लाइनिंग को करता है ना, लंग्स की लाइनिंग को, तो वो लाइनिंग आहिस्ता आहिस्ता इरोड हो जाती है और वो लाइनिंग आहिस्ता आहिस्ता इरोड होकर ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के दोनों दूसरे हिस्से में चली जाती है। एम्फीसीमा होता है ब्रेक डाउन ऑफ एल्वियुलर वॉल। अच्छा, अब एल्वियुलर वॉल ब्रेक डाउन तो हो गए, लेकिन वो बेटा गए कहाँ पे हैं? देखो ना, एक टुकड़ा टूटा है, मेम्ब्रेन टूटी है, तो वो वहां कहाँ पे गई है? बॉडी के अंदर गई है। बॉडी में कहाँ चली गई है? वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चली गई है।
सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जाके उन्होंने ब्लॉकेज कर दी, इसलिए वो थ्रम्बस और एम्बोलिज्म का बायस बनते हैं। इसको रेस करूं? अच्छा जी, फिर है बेटा सेरिब्रल इन्फेक्शन। अच्छा, it is blockage of blood vessels that supply blood to किसको? ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं। अच्छा, फिर इसमें भी बिल्कुल वही फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। एंड डैमेज द ब्रेन, और ब्रेन पार्ट्स को ये डैमेज करता है, जिसको हम फालिज का अटैक भी कहते हैं। बिल्कुल वही फैक्टर थ्रम्बस, एम्बोलस, हाई कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी एटसेट्रा। मतलब ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो बिल्कुल दोनों के सेम। अच्छा, इसके सिम्टम्स different depending upon part of brain damaged। डिपेंड ये करता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है। आपने देखा होगा बाजू का लोगों का जो लेफ्ट साइड है वो बेकार हो जाती है, क्योंकि उसमें राइट साइड ऑफ द ब्रेन डैमेज हो जाता है। आपने देखा होगा कि बाजू का लोगों की लेफ्ट साइड बेकार हो जाती है, उसमें राइट साइड, और बाजू का लोगों की लेफ्ट साइड बेकार हो जाती है, उसमें राइट साइड ऑफ द ब्रेन का इफेक्ट हो जाता है। बाजू का सिर्फ जो होती है वो जुबान के ऊपर, अब कहते हैं ना जुबान के ऊपर फालिज पड़ गया, इसका मतलब वो हिस्सा जो जुबान को कंट्रोल करता है उसके ऊपर वो सेरिब्रल इन्फेक्शन हो जाएगी। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन का अटैक ब्रेन के कौन से हिस्से पे होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक हमारा इसमें रहता है छोटा सा, और वो है लिम्फेटिक सिस्टम। जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है it is responsible of returning of materials from body fluid to blood सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वो सिस्टम होता है बेटा जिसमें जो इन्वॉल्व होता है इन रिटर्निंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम बॉडी फ्लूइड टू बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम, ये उसमें इन्वॉल्व होता है। अच्छा, इसके बहुत सारे कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो कंपोनेंट लेंगे बेटा वो हम लेंगे व्हाट इज लिम्फ, बिकॉज lymphatic system is associated term with of lymph। ये जो हम कहते हैं ना रिटर्निंग ऑफ मटेरियल, इट इज एक्चुअली रिटर्निंग ऑफ lymph from body fluid to body circulatory system,
यानी बॉडी फ्लूइड से बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम को वापस करना, किसको? लिम्फ को। तो इसका मतलब है सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा वो लिम्फ होगा। अच्छा, अब ये क्या है जरा, इसके मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, आप जरा देखिएगा। lymph is fluid, lymph is a fluid that flow in lymphatic system। lymph एक ऐसा फ्लूइड है जो कि lymphatic सिस्टम के अंदर फ्लो करता है। नंबर 2, lymph vessels empty in veins, so it moves between body fluid and blood। मतलब इसका ये है कि ये वेन इसको एम्प्टीज करते हैं, तो ये बॉडी फ्लूइड और ब्लड के दरमियान जो मेन कनेक्शन है दैट इज अ लिम्फ। लिम्फ एक ऐसा कनेक्टिव प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी को यानी बॉडी फ्लूइड को और ब्लड को आपस में मिलाता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इसमें बेटा होते हैं। अच्छा जरा देखिएगा, इन एन एवरेज 3 liters of leaves blood capillaries that is reabsorbed बनता भी है, फिर ये दैट इज नाउन एज लिम्फेटिक सिस्टम। हम इसी को तो लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जरा देखिएगा, अगर आपने जिंगर बर्गर खाया है, शवारमा खाया है या पिज्जा खाया है, मतलब फैटी मील के बाद, आफ्टर फैटी मील, इस मील के बाद। सर आपकी आवाज भी कट रही है और व्हाइट बोर्ड भी ब्लर हो गया। अच्छा चले मैं देखता हूँ। The fat globules may make up 1% लिम्फ। ये 1% लिम्फ बनाता है। मैं रिकरेक्ट करता हूँ इसको। अच्छा मैंने आपसे कहा बेटा, फैटी मील यानी फैट जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, दे मेक अप 1% ऑफ द टोटल लिम्फ। मतलब ये लिम्फ है। लिम्फ इज अ फ्लूइड दैट फ्लो इन lymphatic system। lymph vessel empties in veins, so it moves between body fluid and the blood।
in an average 3 liter of blood plasma leave out the blood capillaries that is reabsorbed every day. 24 घंटे के अंदर ये दोबारा से reabsorb होता है, जो कि बेटा हमारे लिम्फ पे काम आता है। और जब आप फैटी में लेते हैं, then fat globules may make up 1% lymph. They may make up 1% lymph. चले बेटा, we move forward. इसका जो दूसरा कंपोनेंट है, that is lymph vessel. सर जी, लिम्फ जो है ये 24 घंटे के बाद एब्जॉर्ब होता रहता है? हर 24 घंटे में, यानी एक दिन में ये 3 लीटर बाहर आता है। जैसे जैसे बाहर आता जाएगा वैसे वैसे एब्जॉर्ब होता रहता है। मतलब ये नहीं है कि एक दफा सारा बाहर आएगा फिर एक दफा सारा अंदर जाएगा। लेकिन आप देखो ना जरा, हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा बाहर आएगा। जैसे बेटा ये ब्लड प्लाज्मा बाहर आता है, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो तो कम हो जाएगा। अगर ये सारे का सारा बाहर आता गया तो ब्लड वॉल्यूम तो कम हो सकता है। तो इसलिए जैसे जैसे ये बाहर आता है वैसे वैसे ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये इसको रिटर्न बैक करता है ताकि ब्लड के वॉल्यूम के अंदर कमी ना आए। लिम्फ वेसल है जी। लिम्फ वेसल्स में अगर देखिएगा, सबसे पहले लैक्टेल, याद करें कहां पे हमने पढ़ा है, इन इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब फैट्स, ये फैट को एब्जॉर्ब करती है। लिम्फ कैपिलरीज, ये ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी आपके बुक में कीवर्ड के तौर पे लिखा होता है। लार्जेस्ट lymphatic duct is a thoracic duct. Lymph vessel that carry lymph towards lymph node, they are afferent lymph vessel. मैं अभी आपको डायग्राम बना के lymph vessel अब जरा देखना बेटा, ये नोड है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। इस नोड की तरफ कुछ जो वेसल्स होती हैं वो फ्लूइड को लेकर आती हैं। ये फ्लूइड को ये भी लेकर आ रही है, ये भी इस फ्लूइड को लेकर आ रही है, ये भी इस फ्लूइड को लेकर आ रही है। लेकिन इसमें एक ऐसी होगी बेटा जो फ्लूइड को लेकर जा रही होगी। यू हम इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड एफरेंट लिम्फ वेसल, और इसको हम कहते हैं इफ्रेंट लिम्फ वेसल। हम यूं इसको कहते हैं, ये नोड है, इट इज कॉल्ड नोड। ठीक हो गया, ये बिल्कुल वही है। और वो लिम्फ वेसल that carry lymph away from lymph node, they are known as, मैंने ऊपर लिख भी दिया, efferent lymph vessel। ये प्लीज आपने कीवर्ड्स के तौर पे आपने ये जरूर रखना है, lymph vessel, efferent lymph vessel and efferent lymph vessel। आप इसको जरा प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें
ताकि मैं इसको रेस करूं। चलिए आगे हम करेंगे व्हाट इज लिम्फ नोड। लिम्फ नोड इसका तीसरा कंपोनेंट। नंबर 3 लिम्फ नोड्स। ये क्या होते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में भी बनाया, ये मैस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, दे आर प्रेजेंट हियर। ये मौजूद कहाँ पे होते हैं? दे आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे नेक रीजन में हैं, दे आर प्रेजेंट इन आवर एक्सिला, यानी है हमारे जो आर्मपिट है वहां पे होते हैं। एंड ग्रोइन रीजन, जो हमारी ग्रोइन रीजन होती है, जहाँ पे हमारी टांगे हमारे ट्रंक के साथ आके मिलती हैं, वहां पे ये ग्रोइन रीजन है, ये वहां पे भी मौजूद होते हैं। अच्छा, इसमें जरा देखिएगा, सेवरल एफरेंट वेजल्स होती हैं, और इफरेंट वेजल कितनी होती हैं? सिर्फ एक, ओनली सिंगल इफरेंट वेजल, सिर्फ एक ही सिंगल इफरेंट वेजल इसमें मौजूद होती है। इनका काम क्या होता है? नोड का सिर्फ एक ही काम होता है, फिल्ट्रेशन। किसकी? फिल्ट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जरा देखिएगा बेटा कैसे, जैसे ही ये अपना नोड यहाँ पे लेकर आएगा, ये अपना नोड यहाँ पे, ये अपने लिम्फ यहाँ पे लेकर आएंगे, ये अपने लिम्फ यहाँ इस नोड में लेकर आएंगे। इस नोड के अंदर लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट क्या करेंगे? ये जो लिम्फ आ रहा है इसको देखेंगे कि इसमें बैक्टीरिया तो नहीं है, अगर है उसको खत्म करेंगे। यहाँ से जो आ रहा है उसको देखेंगे इसमें बैक्टीरिया तो नहीं है, अगर होंगे उसको खत्म करेंगे। मतलब इस तरह से नोड के अंदर जो लिम्फोसाइट होते हैं, दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, मैं इसको भी रेज करता हूँ, आप जरा प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम नंबर 4 लिम्फेटिक सिस्टम पे करते हैं। नंबर 4 कंपोनेंट है बेटा लिम्फोइड मैसेज। लिम्फोइड मैसेज ये बड़ी होते हैं, बड़े साइज के थोड़े से होते हैं। लिम्फोइड मैस में हम बेटा पढ़ चुके हैं कि लिम्फोइड मैस में एक टॉन्सिल्स, थाइमस ग्लैंड, एडेनोइड ग्लैंड, हमारा जो जिसको आप कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर म्यूकोसल सिस्टम जो होता है, ये भी मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे मैसेज होते हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये क्या करते हैं? ये भी बेटा वही काम करते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को करना चाहिए, और ये उसमें बकायदा तौर पर इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसके जब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ डायरेक्शन की, फ्लो ऑफ डायरेक्शन की, अब देखें ना, ब्लड इज प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी लेग्स में मौजूद है, हमारे आर्म्स में मौजूद है, हमारे हेड में मौजूद है। जो हमारे लेग्स में मौजूद है उससे जो लिम्फ है वो ऊपर कैसे आता होगा ब्लड के अंदर? तो जरा देखिएगा बेटा, ये डायरेक्शन में लिखने लगा हूं। ये पहले लिम्फ कैपिलरीज में आएगा, लिम्फ कैपिलरी से होता हुआ स्मॉलर लिम्फ वेसल में आएगा, यहां से होता हुआ ये लार्जर
लिम्फ वेसल में आता है, फिर ये थोरैकिक डक्ट में से आएगा, फिर ये सब क्लेवियन वेन में होता हुआ ये जिसको हम कहते हैं ना सुपीरियर वेना केवा, ये उसके अंदर आके दोबारा फिर हमारे कहां पे जाएगा, राइट आर्टरियम ऑफ हार्ट में। अब अंदाजा कर ले, पहले स्मॉलर कैपिलरीज होती हैं, दे हैव ब्लाइड एंडेड, फिर उसके बाद स्मॉलर लिम्फ वेसल्स, लार्जर लिम्फ वेसल्स, ये थोरैकिक डक्ट जो हमारे सीने के अंदर होती है, फिर सब क्लेवियन वेन जो हमारे क्लेविकल बोन के अंदर होती है, यहाँ से नीचे जो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये सब क्लेवियन वेन से होती हुई सुपीरियर वेना केवा में, और सुपीरियर वेना केवा ये आगे राइट आर्टरियम ऑफ द ब्लड में इसको ले जाएगी, और जो लिम्फ होता है ये रिटर्न बैक इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, इसकी भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको भी पेश करने लगा हूं। अच्छा, आप कहते हैं बेटा सर ये जो कि ये डिफरेंट, एडिनॉइड ग्लैंड है और थाइमस ग्लैंड, इसे जरा एक्सप्लेन कर दें कि क्या कहाँ पर होते हैं बेटा और ये क्या। हाँ, ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये हमारे गले में होते हैं, जो थाइमस ग्लैंड होते हैं ये हमारे थाइमस जो रीजन होता है जिसको हम कहते हैं ना, वो हम आगे चलकर ग्लैंड्स पढ़ेंगे भी। एक है जिसको आप कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, एक है थायरॉइड ग्लैंड, तो ये हमारा थाइमस रीजन होता है। एडेनॉइड ग्लैंड जो होते हैं ये हमारे एडनॉइड ग्रोइड रीजन में होते हैं, जिसको मैं आपको पहले भी बता सकता हूँ, और ये विजरल सिस्टम में मौजूद होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर थोड़े से मौजूद होते हैं, ये ऐसे ग्लैंड होते हैं। अच्छा, जैसे वो स्प्लीन आपने तिली भी देखी होगी, जिसको हम पित्ता कहते हैं, ठीक है ना, वो भी इसमें आता है लिम्फेडमेसिस के अंदर, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी लिंक करते हैं। अच्छा, इसमें जब आप बेटा बात करते हैं कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन की, तो ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन मेंटेन कौन करता है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये वेना केवा से वापस ऐसे जाता जाए। इसको जो डायरेक्शन है, जो एक यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ लिम्फ है, उसको मेंटेन करने के लिए कौन से फैक्टर बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं? तो उसमें बेटा कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे नंबर 1, इसमें स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। बी, इसमें मूवमेंट ऑफ विजरा से मुराद डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मूवमेंट होती है। नंबर 3, जब आप सांस लेते हैं, ब्रीदिंग होती है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग तो उस वक्त जो मूवमेंट होती है वो इसके फ्लो को मेंटेन करती है। और नंबर 4, सेमिल्यूनर वॉल, एक बेटी ने पहले भी क्वेश्चन किया कि ये जो सेमिल्यूनर वॉल होते हैं, दे आल्सो प्रेजेंट हियर, जो क्या करते हैं, इसके बैकवर्ड फ्लो को ब्लॉक करते हैं। तो मतलब ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ लिम्फ को मेंटेन करते हुए उसको राइट आर्टरी ऑफ द हार्ट तक ले आते हैं। ठीक है जी, मैं इसको रेज करने लगा हूँ, आप मेरा बेटा इसको जरा नोट कर लें, क्योंकि हम फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम करके इस टॉपिक को भी एंड करेंगे। The functions of the blood lymphatic system, functions of lymphatic system, सबसे पहला फंक्शन ये रिटर्निंग करता है, रिटर्निंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बी, लार्जर फैट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब बाय लैक्टीन। सी, इम्यून सिस्टम को बनाता है, इम्यून सिस्टम को बनाता है, क्योंकि इसके अंदर लिम्फ नोड होते हैं, दे कंटेन lymphoid messes
और ये एसोसिएट होते हैं विद lymphocytes. That is why we call them कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा बनाता है। ये बेटा 3 फंक्शंस, और ये जो फंक्शंस होते हैं इसमें आप देख लें कि इसमें कीवर्ड्स कौन-कौन से हैं। इसके साथ जो हमारा एनिमल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बेटा खत्म है। मेरे ख्याल में हम जो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं। कल से इंशाल्लाह ताला हम सेकंड ईयर के टॉपिक्स को भी देखेंगे। कोई ऐसी चीज जो आप इसमें पूछना चाहें? सर सी वाला पॉइंट बता दें। नंबर 3 मैंने बेटा आपसे कहा कि lymphatic system is involved in formation of immune system. इसमें क्या होता है, बिकॉज जो इम्यून लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके पास लिम्फ नोड होते हैं जो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस करते हैं। इनके पास लिम्फोइड मैसेज होते हैं जो कि किलिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस करते हैं। इनके पास लिम्फोसाइट होते हैं जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनिटी। इसमें बेटा कोई ऐसे क्वेश्चन ज़हन में है तो प्लीज मैं हाजिर। सर आपने कल पोर्टल वेन का बताया था, सर वो दोबारा बता दें। हाँ, मैंने बेटा आपसे कहा कि जो पोर्टल वेन्स होती हैं दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन, नॉट फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। हम कहते हैं वेन वो होती है जो ऑर्गन से हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन ये वाली जो पोर्टल वेन्स होती हैं ये बेटा ऑर्गन से हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं करती, बल्कि क्या करती है, ये एक ऑर्गन से पहले दूसरे ऑर्गन में और फिर वो इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हेप्टिक पोर्टल वेन्स इंटेस्टाइन से लीवर को ब्लड सप्लाई करेगी, फिर हिपैटिक वेन लीवर से उसको उठा के ब्लड हार्ट को सप्लाई करती है। तो हेप्टिक पोर्टल वेन जो होता है वो इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्टिंग वे होता है, और जो पोर्टल जो दूसरी वेन होती हैं वो डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट होता है। सर जो सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम और हार्ट के अलावा भी कहीं होते हैं? बेटा हमारी जो वेन्स होती है ना, वेन्स जैसे चले, एक मिनट हम अभी बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे जो हार्ट है वो अपना काम कर रहा है, ऊपर से ब्लड आ जाना, आप कहते हैं जी वापस आएगा ब्लड के हार्ट के अंदर ड्यू टू ग्रेविटी, कि जनाब वो वेन जो है वो उसको लेकर सुपीरियर वेना केवा से राइट आर्टरी में लेकर आ जाएगी। लेकिन बेटा मुझे बताएं ना, ये जो हमारी लेग है इसमें से ब्लड ऊपर कैसे आ रहा है? हम कहते हैं हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन नॉट सकिंग ऑर्गन। वो ब्लड को पंप तो कर रहा है, सक नहीं कर रहा, फिर ब्लड वेन्स के ऊपर कैसे चलेगा? देखिए ये वेन है, ये इनके अंदर सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं, यहाँ पे भी, 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 एवरीवेयर सेमिल्यूनर वॉल्व इज प्रेजेंट इन वेन। क्या हुआ, आपने अपनी टांग को थोड़ा सा मूव किया, ये ब्लड ऊपर यहाँ से ऊपर जाएगा। अब जैसे ये ऊपर जाएगा सेमिल्यूनर वॉल्व खुल जाएगा, जैसे ही ब्लड ऊपर चला गया सेमिल्यूनर वॉल्व बंद हो जाएगा कि ये ब्लड कहीं नीचे ना आ जाए। अच्छा, फिर आपने अपनी टांग को हिलाया यानी मसल मूवमेंट हुई, फिर ये ब्लड ऊपर वाले हिस्से में चला जाएगा, सेमिल्यूनर वॉल्व खुल जाएगा, लेकिन जैसे ऊपर चला गया ये बंद हो जाएगा। इसी तरह ये ब्लड आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुंच जाएगा, और यहाँ से पहुंचता पहुंचता ये दोबारा कहाँ पे आ जाएगा। यानी वेन्स के अंदर सेमिल्यूनर वॉल्व्स जगह जगह मौजूद होते हैं that maintains the unidirectional flow of the blood। अगर बेटा ये वॉल्व यहाँ पे ना हो तो इनके जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट मुश्किल हो जाए। तो ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स होते हैं तो ये हमारे हार्ट के अंदर दो होते हैं, ये हमारे ब्लड वेन्स के अंदर होते हैं, और ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, ताकि वो लिम्फ भी जो है वो बैकवर्ड फ्लो ना मार सके। तो सर देखिए जिस तरह हमें पता है कि हमारे हार्ट में सिर्फ 2 सेमिल्यूनर वॉल्व है, इस तरह हम लिम्फेटिक सिस्टम और बाकी का नहीं पता चला सकते क्योंकि ये बाकी में वेरिएंट नंबर है।
आपकी आवाज कट गई है, जरा काइंडली माइक नजदीक करके बोलिएगा बेटा। सर जिस तरह हमें पता है कि सेमिनल वॉल्स हैं वो हार्ट में 2 होते हैं, तो हाँ, बाकी वेन में तो ये वेरी नंबर होंगे ना? मैंने आपसे वही कहा था ना शुरू में कि ये वेरिएबल्स होते हैं ना। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता ये 110 होंगे, 120 होंगे, 130 होंगे। हाँ, मैं देखूंगा जरूर, कहीं से मुझे फिगर मिल गई तो मैं आपको कल जरूर बताऊंगा। जी सर, ठीक है। सर ये आर्टरीज में भी होती हैं सेमिनल वॉल्स? नहीं बेटा, ना ना ना। अगर आर्टरीज में सेमिनल वॉल्व होंगे तो आर्टरीज ब्लॉक होने का खदशा होता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफेक्शन या सेरेब्रल कॉट, क्योंकि उसमें ब्लड पंप हो रहा होता है बाय हार्ट। हार्ट उसको बकायदा पंप करता है। वो तो प्रेशर के साथ जा रहा होता है, उसको तो फिक्र ही नहीं होती। उसमें तो जरूरत ही नहीं है वॉल्व की। जरूरत तो यहाँ वेन्स में है कि जहाँ पे बार बार ब्लड नीचे जाएगा या फैलने की कोशिश करेगा तो वॉल्व उसको बंद कर देंगे। तो सर लीवर से हार्ट तक कौन ब्लड लेके जाता है? हेपेटिक वेन। सर जो चैप्टर जी। एनिमेलिया था आपने कहा था उसका पीडीएफ सेंड करेंगे, अभी तक ग्रुप में नहीं आया। ओह माय गॉड। अच्छा चलें जी, मैं माजरत, मैं भूल गया हूँ। आपने भी याद आज ही करवाया है, इंशाल्लाह शाम तक हो जाएगा। इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी। सर जी, अल्लाह हाफिज। सर जी। सर जी, लिम्फ में और प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है? कोई फर्क नहीं है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है, जब वो इंटरस्टिशियल लाइनिंग में आ जाता है, हम उसको लिम्फ कहते हैं। बिल्कुल सेम चीजें होती हैं इसमें। और एक्चुअली मैं जी आपको सर। बताऊं, लिम्फ की जो कंपोजिशन होती है कि एग्जैक्टली द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। फर्क सिर्फ ये होता है, ब्लड प्लाज्मा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है, लेकिन जैसे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर आता है, इट इज कॉल्ड लिम्फ। कंपोजिशन सेम होती है। चलो जी, इंशाल्लाह बाकी का फिर करेंगे।